नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। एक बार कई बार आपसे रूबरू हो चुका हूँ। आज हमारे चैनल से हम उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो मेरी आवाज बहुत तरफ से आ रही है क्योंकि पास में एक मोबाइल भी चल रहा है। खैर, बहुत सुंदर बात, स्टूडियो से हम लोग लाइव हैं। आज ऐसे दो मेहमानों का साथ लेके आया हूँ जिनमें से हो सकता है पीजे सर को आप जानते हो, लव सर का आपने नाम सुना हो, पर दोनों ऐसी शख्सियत जो सौभाग्य है कि मोशन परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक हेड हैं फाउंडेशन डिवीजन के जो कि 6 to 10 का चलाते हैं। हम तीनों साथी हैं जो मोशन परिवार को और भी आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, ज्यादातर आज उन बच्चों की तरफ फोकस कर रहे हैं जो सोचते हैं भाई शुरुआत में जल्दी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा एग्जाम्पल ऐसे ही लेके चलूं भाई, जिसने 11 से पहले तैयारी शुरू नहीं करी या 11-12 में थोड़ी नालायकी करी या जिसने उसके पहले तैयारी नहीं करी और जिन्होंने करी, उनके परिणाम में क्या अंतर है वो आपको हम तीनों में नजर आ जाएगा। वो कैसे नजर आएगा वो मैं आपको बताता हूं। मैं उनमें से हूं जिसने 11वीं में तैयारी शुरू करी और 11वीं 12वीं में थोड़ी ज्यादा मस्ती करी और 12th पास में जाके ज्यादा मेहनत करी। तो मैं सिलेक्ट हुआ आईआईटी में, पर रैंक आई 3217। पर मेरे इधर जो बैठे हुए हैं वो है लव अग्रवाल। लव अग्रवाल सर की ये भी उसी साल में पास हुए जिस साल मैं पास हुआ, और हम दोनों का एक बहुत प्रिय नंबर था 3। मेरी आई 3217 और आपको जानकर खुशी आई होगी कि ये भी उसी से जुड़े हुए हैं और इनकी आई 3। केवल कितनी आई? 3। इनकी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 3। तो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं लव अग्रवाल सर, उनकी ऑल इंडिया रैंक 3 थी। हम दोनों ने एक ही साल में आईआईटी पास करी हुई है, कोटा के ही हैं, साथी भी हैं, दोस्त भी हैं और साथ भी काम कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है। इधर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, कई बच्चे उनको जानते होंगे, वो है हमारे प्रशांत जैन सर। प्रशांत जैन सर लगते थोड़े छोटे हैं पर उम्र इनकी बढ़ती जा रही है। शादीशुदा लगते नहीं है पर इन शादीशुदा हैं, है ना। तो प्रशांत जैन सर अगेन, जिन्होंने जल्दी तैयारी शुरू कर ली, अपने आप को ग्रूम करा, कोटा का पूरा लाभ उठाया। हम सही बताएं तो हम तीनों कोटा के रहने वाले हैं, है ना। हम तीनों कोटा के रहने वाले हैं, पर ये दोनों वो हैं जिन्होंने कोटा की धरती का ज्यादा फायदा उठाया। मैंने थोड़ा कम उठाया, पर मैं आपको बता दूं अब मैंने बहुत फायदा उठाया है। ऑब्वियसली कॉलेज से आने के बाद मैंने ज्यादा फायदा उठाया। खैर, तो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं प्रशांत जैन सर, आप तो लोग जानते हैं, वो मोशन परिवार के हेड हैं फाउंडेशन डिवीजन के 6 to 10 जो उनके सुपरविजन में चलता है। और उनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक थी 42। कितनी थी? 42। तो आज सही बताऊं तो जो एक छोटे बच्चे के मन में प्रश्न नहीं होते, मैं वही बच्चा बन गया हूं आज 9th और 10th वाला कि मैं 9th-10th के बच्चे में, मैंने सोचा नहीं 9th-10th में प्रिपरेशन भी करी जाती है क्या। मैंने, मेरे घर वालों ने, किसी ने भी नहीं सोचा, पर सोचा 11th में तैयारी करेंगे। 11th में भी मैंने किसी एक जगह कोचिंग ली। मैं अपना अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूं कि फिर मेरे को लगा यार थोड़ा बहुत कर लें। तो 11वीं मैंने बहुत पढ़ाई नहीं करी। 12th में हमारे फेयरवेल होता था स्कूल में, तो उसकी तैयारी करने लग गए। आई वाज नॉट दैट मच सीरियस। तो किस तरीके की भटकाव की तरफ मैं चला गया हूँ मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे, पर इस मंच के माध्यम से वो शेयर नहीं करूंगा सारी बातें। खैर, आज बात करेंगे इंटेलिजेंसी की, क्योंकि हमारे पास में बैठे हुए ऑल इंडिया रैंक 3 और ऑल इंडिया रैंक 42। तो इनसे अपन जानेंगे। तो जो मेरे मन में प्रश्न है छोटे छोटे, कौन सा प्रश्न, जब नितिन विजय सर किस में थे? 9th में थे। अच्छा, मैं अपने अनुभव भी साझा करूंगा कि इतने वर्षों का अनुभव है, इतने सालों से हम डिवीजन को चला रहे हैं, तो हम जानते हैं कि उसका क्या फायदा होता है। पर अपनी बात बाद में कहूंगा, पहले इनकी बात सुनूंगा और इनसे अपन रूबरू होंगे कि कैसे, क्या तैयारी वाकई 11 से पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, अगर तैयारी करें तो कैसे करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज अपने सेशन में लेंगे। आशा करता हूं बिल्कुल लाइटली हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, हंसिए, मुस्कुराइए। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो एक बार अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें यस सर वी आर रेडी। चलो यस सर लिख दो सब लोग फटाफट से कि यस सर वी आर रेडी। फटाफट। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये एक मतलब न्यूटन्स का एक और लॉ था कि नंबर ऑफ लाइव जो होते हैं बच्चे और नंबर ऑफ लाइक्स ऑन द वीडियो, तो नंबर ऑफ लाइक्स ऑफ द वीडियो शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ लाइव। तो ये न्यूटन का जो लॉ है ये वायलेट कर रहे हो आप लोग। तुरंत इस वीडियो को लाइक करो सबसे पहले। तो ये बिल्कुल गलत चीज है, तुम न्यूटन के साथ सही नहीं कर रहे हो। अभी एमपी सर बुरा मान जाएंगे, देखो फिर मेरे से मत कहना। चलो बढ़िया बात है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले लव सर से स्टार्ट करते हैं। जी सर, है ना। ऑल इंडिया रैंक 3 हमारा साथ एकदम, ईयर भी साथ, 2003 दोनों सेलेक्ट हुए। नंबर 3 मेरी 3217, इनकी 3। आगे के नंबर ये नहीं लाए, मैं लाया। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। तो सर ऑल इंडिया रैंक 3 मतलब आपने सही में क्या 11 से पहले स्टार्टिंग कर ली थी या कैसे? बच्चों को बताएं ताकि मोटिवेशन भी आए और वो सीखे भी सही चीज को। सर
शुरुआत 11 से पहले करी थी, बिल्कुल सही है ये। 11 से पहले मैंने 10th के दौरान, जैसे उस समय पे इट्स लॉन्ग बैक 2003 में दिया था मैंने तब एग्जाम, जब IIT का दिया था। तो मैंने तब NTSC के लिए प्रिपेयर किया था और इनफैक्ट उसमें सेलेक्ट भी हुआ था। अच्छा, अभी क्या रैंक आई थी सर NTSC में? सर NTSC में मेरी 15th थी। 15 रैंक, सोचना पड़ा। आप सोचो जिसकी 3 आ जाए वो 15 के लिए सोचता है। हमारी 15 आ गई होती ना तो मेरे हर नाम के नीचे लिखा होता नितिन विजय NTSC रैंक 15 है कि नहीं? स्टेट लेवल थी वो, स्टेट लेवल। हाँ, अब कोई बात नहीं, स्टेट लेवल की तो सही ना। आप देख सकते हैं सर। आपकी कौन सी थी बताओ NTSC में? मेरी 74। तो फिर आप चुप रहो। हाँ यार, ये मतलब बहुत कम सेशंस होते हैं जिसमें मेरे से भी ज्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड लोग आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तोड़ लेके आया हूँ इसे। हाँ वही तो। खैर सर की बात। और एक और चीज, कोटा में मतलब मोशन इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें टॉप 50 के 2 लोग हैं। मैं बता दूं ये बात भी। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हो आप एक्चुअली। और कोई ऐसे इंस्टीट्यूट? तो मेरे हिसाब से मैं सर से अपन पूछ रहे थे कि भाई सर क्या अपन ने जल्दी स्टार्ट करी और उसको आपको कैसे फायदा, पहले मैं जानना चाहता हूँ कब स्टार्ट करी थी और क्या स्टार्ट करा था? सर स्टार्टिंग मैंने असल में देखा जाए तो एक तरीके से 9th से ही थोड़ा सा फोकस लेके आना शुरू करा था, बिकॉज ये तो क्लियर था कि किस तरफ जाना चाह रहे हैं। खैर इतना भी क्लियर नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज 9th में इतना नहीं पता था उस समय। पर फिर भी एक ये चीज फोकस क्लियर थी दैट प्रोबेबली स्कूल के अंदर जो है उसके बियॉन्ड कुछ करना है। सो कुछ उस समय जो स्कूल लेवल पे ओलंपियाड्स थे वहां से पार्टिसिपेट करना शुरू करा था। तो मतलब आपने 9 से सोचना शुरू कर दिया था कि हाँ ऐसे करके एग्जाम दूंगा? एग्जैक्टली। तो आपने 9 में सोच लिया था कि मैं IIT में जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं करा ये था। नहीं सोचा था क्योंकि वो दिशा तब तक नहीं मिली थी। उस समय पे गाइडेंस की थोड़ी कमी भी थी। वो समय जो था उस समय पे इतनी गाइडेंस नहीं अवेलेबल थी। 9th में ये नहीं सोचा था। 10th तक आते आते थोड़ी बहुत चीजें समझ में आनी शुरू हो गई थी। 10th तक आते आते जैसे मेरे खुद की जो सिस्टर हैं उनसे भी थोड़ा इन्फ्लुएंस मिला था मुझे। इसके अलावा आसपास जो फ्रेंड्स हैं उनसे नॉलेज वगैरह मिली थी। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड 10th के अंदर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर NTSC एंड देयर आर अदर ओलंपियाड्स आल्सो जो मैंने दिए थे एग्जामिनेशन। NTSC क्लियर किया था 10th के अंदर बाकायदा तैयारी करके एंड वेंट ऑन टिल 11th। उससे क्या फायदा हुआ, 11वीं और 12वीं के अंदर एक जो फोकस चाहिए रहता है कोचिंग के लिए, बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन भी आ जाना चाहिए। देखिए ऐसा है, एक बहुत सीधा सा उदाहरण मैं इसमें देता हूँ। मान लीजिए मुझे साल भर बाद किसी एक रेस में दौड़ना है, मैं उसके लिए तैयारी 1 महीना पहले नहीं शुरू करूंगा, मैं साल भर पहले शुरू करूंगा अगर मैं सही में उस रेस को लेकर सीरियस हूं तो। सही बात है, मैराथन में दौड़ना है तो भाई पहले तैयारी करनी पड़ेगी, एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आप उस तैयारी को एंड तक नहीं लेके जा सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई स्टार्टेड अ बिट अर्ली। 10th से मैंने फोकस करना शुरू करा। उस फोकस का मुझे फायदा हुआ 11वीं 12वीं में जाके। ओके। जहां पे मुझे पहली बात तो जो सिस्टम है वो सहज हो गया मेरे लिए। इट बिकेम इजी फॉर मी टू गेट इनटू दैट सिस्टम ऑफ लर्निंग। इसके अलावा एक डिसिप्लिन भी आ गया, अपने आप आ गया, एक सीरियसनेस आ गई, एक दिशा मिल गई। करेक्ट। जो दिशा पहले नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया 9th में भी आई वाज लाइक थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, लेकिन क्लियर नहीं था। 10th में प्रिपेयर करके एक फोकस आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शायद जो आप बोल रहे हैं ना, वो आपने 13वीं में आके प्रिपरेशन करी जो मैंने 11वीं में करी, शायद वो एक डिफाइनिंग डिफरेंस मैं अपने अंदर लेके आ पाया। आप मेरे से 2 साल पहले चालू हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। जो जुनून जो जोश मैं 12th पास करके लाया और जिस जगह पर मैं सीढ़ी पर खड़ा था उस पे आप 11वीं में ही खड़े थे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जैसे बच्चे सोचते थे कि भाई सिलेक्ट हो जाए, नाम लिखा हो जाए, अपन खुश होंगे। ये ऐसे बच्चे थे जो ये सोचते थे कि रैंक कौन सी आएगी। तो डिफरेंस आप क्रिएट कर लेते हैं। पर हमारे टाइम पे 11वीं पे स्टार्ट करना भी बड़ी बात होती थी, पर अब समय आ गया। आप सोचिए आपके टाइम पे 2000 में आप लोगों ने 2000 में आपने 10th में स्टार्ट कर दी थी। आज आप सोचिए 21 साल बाद, 21 साल निकल गए उस बात को। आप सोचिए आज 21 साल बाद आपको नहीं लगता कि आपको 8-9 से प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। मैं उन पेरेंट्स को भी जगाना चाहता हूं जो कभी कभी सोचते हैं कि क्या हम पढ़े कि नहीं पढ़े। खैर मैं अपनी बात पे इस पे जरूर आऊंगा। मैं प्रशांत सर से पूछना, जमाने में जो टोटल नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स थे आज उससे 5 गुना है। बिल्कुल सही बात, कंपटीशन 5 गुना हो गया। कंपटीशन जब 5 गुना है तो एक प्रिपरेशन का लेवल आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा अगर आप सीरियस हैं तो। सही बात। अगर आप सीरियस है तो, क्योंकि आप जो नहीं कर रहे हैं वो कोई और कर रहा है। Exactly. करेक्ट। और जो कर रहा है वो आगे हो जाएगा, जो कर रहा है वो आगे। ये एक फैक्ट है। आप एक वो ब्रिलियंस जो चीज है, ब्रिलियंस हैज ऑलवेज गॉट टू बी मर्ज्ड विद हार्ड वर्क। करेक्ट। ब्रिलियंस हैज टू बी मर्ज्ड विद हार्ड वर्क। बहुत बढ़िया लाइन बोली है सर ने, ब्रिलियंस हैज टू बी मर्ज्ड विद हार्ड वर्क। तो अगर आप में ब्रिलियंस तो है पर हार्ड वर्क के साथ उसको आपको मर्ज करना पड़ेगा। अच्छा, हार्ड वर्क की भी एक थोड़ी सी मैं इसको और एलोबरेट करता हूं कि हार्ड वर्क जो सर ने बात बोली वो हार्ड वर्क बात सही है, पर मैं हार्ड वर्क 3 दिन कर लूं उससे मेरे को प्रतिफल मिल जाएगा ऐसा नहीं। ये जिस परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं इसके लिए आपको हार्ड वर्क
3 साल 4 साल करना पड़ेगा। पर हाँ, खैर मैं उस प्रश्न में फिर आऊंगा कि कितना पढ़ना पड़ता है, वो ये दोनों आंसर देंगे। पर मेरा आपसे प्रश्न है प्रशांत सर कि क्या आपने कब से प्रिपरेशन शुरुआत करी थी, और आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन 11th के पहले भी क्लियर करे, या आपने तैयारी करी थी, आप 11th में तैयारी चालू करी थी? आप नहीं सर, मैं तो मतलब और भी ज्यादा अर्ली स्टार्टर हूँ। सर ने तो लव सर ने 10th में स्टार्ट किया, मैंने 8th के एंड में डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू जॉइन अ कोचिंग फॉर एनटीएससी। और उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये होता है ना कि भाई स्कूल से भी हमें मोटिवेशन है। तो मेरे स्कूल में एक 8th क्लास में मैम थी, उन्होंने वो बोलती थी कि यार तेरी मैथ्स अलग लेवल है, तेरा स्कूल एग्जामिनेशन से कुछ नहीं होगा, तो एनटीएससी के लिए तैयारी कर। अच्छा, आपको एक मैम ने कहा? हाँ। मतलब मैंने बताया था दोस्तों, मैं और एनवी सर एक ही स्कूल से तो ये तो मतलब मेरे को 8th क्लास में बोला, फिर मैंने 9th क्लास से स्टार्ट किया, और 9th और 10th क्लास में मैंने मैंने कोचिंग ज्वाइन की एनटीएससी की। अगेन जैसे आईआईटी का था, आईआईटी का मुझे 9th के अंदर ही पता चल गया था। मतलब पुश और पुल फैक्टर दोनों थे, मैथ से अत्यधिक प्यार और बायोलॉजी से अत्यधिक घृणा। सेम। तो ये दोनों ही चीजें थी कि भाई बायो की तरफ से पुश मिल रहा है और मैथ्स की वजह से पुल मिल रहा है। तो मेरी चॉइस प्रिटी मच क्लियर थी कि मुझे मतलब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है। और हमारे जो सर थे ना, उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया बोली थी, वो चीज मेरे साथ उस समय तक रही, मतलब 9th 10th क्लास के बाद भी रही, कि तुम एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तुम अपनी लाइफ के लिए ऑलरेडी एक बढ़िया काम कर रहे हो। तुम एनटीएससी में सिलेक्ट नहीं भी हुए ना। एक मिनट, ये बात सब लोग नोट कर लो। ये वो लोग कह रहे हैं जो एनटीएससी भी क्वालिफाइड है और आईआईटी भी क्वालिफाइड है। सोचो, और ये जो मेरे को सुन रहे हैं ना, मैंने एनटीएससी नहीं दी, ऑनेस्टली दी नहीं, फेल नहीं हुआ, डरो मत, दी नहीं थी, सही बताओ, पता ही नहीं था मैं देनी भी है। 11th में आके थोड़ी सोची, पर वो ऐसे ही निकल गया। पर एनटीएससी देना, जो भी अच्छा टीचर होगा वो जरूर बोलेगा कि एनटीएससी या आईजेएसओ जो 9th से एग्जामिनेशन होते हैं, वो अगर आप देते हो तो रियलिटी में आपने माना है कि मैं जीवन में सफल हो सकता हूं। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप साइंस के फील्ड से हो। खैर सर, आप कुछ कह रहे थे। तो एनटीएससी मतलब उन्होंने ये चीज बोली कि देखो, तुम एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तुम ये मान के चलो, अगर तुम्हारी मैराथन, जो मैराथन का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, अगर तुम्हारी मैराथन 42 किलोमीटर की है ना, तो वो बाकी बच्चों के लिए 42 किलोमीटर की होगी, तुम्हारे 30 किलोमीटर की रह जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 किलोमीटर की रह जाएगी। बहुत मतलब ये चीज मेरे दिमाग में हिट करी 10th क्लास में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 9th क्लास में मैंने बहुत गलतियां की थी, बट 11th में नहीं की। दैट इज द गुड पार्ट। भाई बहुत सारे बच्चे 11th में आके ये गलतियां इस पे मैं एक बात से रोक रहा हूँ, इन्होंने 9th से स्टार्टिंग कर ली, इन्होंने 9th 10th थोड़ी मस्ती मारी है ना, इनको गलती पता पड़ गई, 11वीं में सुधर गए। मेरे जैसे बच्चे ने तैयारी 11वीं में चालू करी, 11वीं 12वीं गलती कर ली, तो 13वीं करनी पड़ी, है कि नहीं? तो अगर गलती होगी भी तो भी 9th 10th में हो जाएगी। खैर, तो सर ने आपने 9th से चालू कर दी? 9th से चालू कर दिया था सर। और मतलब वो एक फीलिंग होती है ना कि थ्रिल अबाउट द सब्जेक्ट, लव अबाउट द सब्जेक्ट, वो मेरा 9th 10th क्लास में डेवलप हो गया था। मतलब एक होता है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि और आज जाके डीपीपी करनी है, ये जो एक चार्म था ना, ये 9th 10th क्लास में डेवलप हो गया, और 11th में ये अपने पिनाकल पे पहुंच गया। बहुत बढ़िया। Which is the defining factor for me. So you peaked at the right time. Yeah, I peaked at the right time. करेक्ट। सर मेरे को एक चीज जैसे मैं बताऊं, मेरे साथ क्या समस्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे 11th में चला तो गया, ये कोटा के रहने वाले थे, तो जो मेरी अपनी समस्या, पता नहीं आप लोगों से जूझे नहीं जूझे, उसका मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ। मैंने जब 11th में तैयारी चालू करी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दिमाग मेरा तेज था, मेरे को समझ सब आता, सब बढ़िया था। पर मैं 11th में गया तो क्या हुआ कि एकदम से वो 10th की तैयारी करी थी, वो लिखने वाली, और लिखने वाली तैयारी करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ, हो सकता है कि बच्चों के साथ ऐसा होता हो। वो लिखने वाली तैयारी करी, लिखने वाली तैयारी करते वो एकदम से ऑब्जेक्टिव आने लगे, न्यूमेरिकल आने लगे, मुझे थोड़ा डर लगा, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट एकदम से कम हो गया। दैट वाज अ स्लाइटली शॉकिंग फॉर मी। आपको भी 11वीं में गए थे तो ऐसा शॉक लगा था क्या? ऑन दी कॉन्ट्ररी, मतलब एक्चुअली लव सर के टाइम पे एनटीएससी का पैटर्न शायद कुछ और अलग होता था। हमारे टाइम पे सर जो पैटर्न था ना, वो एग्जैक्टली जेई टाइप था, 2 शिफ्ट में पेपर होता था। जेई का आप लोगों के टाइम में 3 शिफ्ट में पेपर होता था, राइट? हमारे टाइम में जेई 2 शिफ्ट में होता था, 9 से 12 और 2 से 5। अभी हमारे वाले पैटर्न पे, हाँ, अभी 9 से 12, 2:30 से 5:30 होता है। तो पॉइंट ये कि एनटीएससी में पेपर 9 से 11 और फिर 1 से 3 होता था, तो सिमिलर था। और एनटीएससी के अंदर 2 साल की प्रिपरेशन आती है, 9th और 10th की। जेई के अंदर 11th और 12th की आती है। तो हमारी तो एक शेडो प्रिपरेशन हो गई थी जेई 9th और 10th क्लास में। अच्छा, तो मैं आपको शॉक नहीं लगा 11वीं? कुछ भी शॉक नहीं लगा, मतलब मेरे को तो आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है? सर मैं इसमें एक बात ये बोलूंगा कि जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर किया और जो ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर किया, वो शॉक अब्जॉर्वर था। हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। सो अर्ली स्टार्ट आपको शॉक मतलब एब्जॉर्ब करने की ताकत देता है। करेक्ट, बिकॉज इट इज अ शॉक। ये एक जेन्युइन बात है। हमारे स्कूल करिकुलम से बहुत अलग तरीके से चलते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। करेक्ट। तो अगर एक प्रैक्टिस फील्ड में आप नहीं खेलोगे तो आप अचानक से आके इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अगर आपको वैसा करना है तो थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं आप ये मत समझिए कि हम बार बार एक बात कह रहे हैं, हम ये जानते हैं कि ऐसा है,
कोई बात नहीं, आप जहां पे भी पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि मैं मोशन के बैनर से कह रहा हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। जाहिर सी बात है, हम बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसे लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं खुद लव अग्रवाल सर, जो प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं। पर फिर भी मेरा अनुरोध है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सही बताएं तो व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सम्मान एक अध्यापक के रूप में मिल सकता है, और ये मैं बात दिल से कह रहा हूं। तो मतलब जो भी सेशन मैं पर्सनली लेके आता हूं, या जो भी हम सेशन करते हैं, कहते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, आप मोशन को जानने उसे परखें, अच्छी बात है, पर हम आपको सही राय भी दें। अगर आप किसी भी कारणवश मोशन के साथ नहीं जुड़ सकते, कोई बात नहीं, पर आप ये जरूर यहां से लेके जाएं कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन जल्दी सही करनी चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छे इंसान और उसके रूप में हमारा धर्म बनता है कि हम आपको सलाह सही दें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है मतलब। इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि बिल्कुल कोई हम वो करने आ रहे हैं। आपने कभी हमेशा देखा होगा कि मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं रहता। मैंने इतना सब कुछ जब बच्चों से पाया है, जो मिला है वो ही नहीं सोचा था। तो बच्चों के लिए कैसे हम गलत कह सकते हैं? मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं कि भैया मैं तुमसे क्रिकेट बेकार खेलता हूं, गाना बेकार गाता हूं, पर कैसे तैयारी करनी चाहिए मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। खैर, और आगे बात करते हैं सर। आप ही लोगों से जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स सर हैं। मैं सर थोड़ा सा अलग आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जैसे जो भी मोशनल प्रोडक्ट देते हैं ना, आईटी से रिलेटेड या उसमें कैसा होना चाहिए, सर थोड़ा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और वो ही वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि आप मतलब व्हाट यूनिक यू थिंक दैट वी आर क्रिएटिंग टू क्रिएट एंगेजमेंट, क्योंकि 9th-10th के बच्चों में जो मुझे लगता है सर, उनको है ना कभी उनको वो फील नहीं आती। तो मेरे हिसाब से उसमें प्रशांत सर भी बोलना पसंद करेगा। फिर भी एज ए टेक्नोलॉजी वाइज आपको क्या लगता है, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ? सर, एंगेजमेंट इज नेसेसरी, Correct. इट इज एसेंशियल। लर्निंग के अंदर आपको जितना ज्यादा चीजें एक विजुअलाइजेशन एक चीज होती है, एक इमेजिनेशन एक चीज होती है, उसको ट्रिगर करना बहुत जरूरी होता है एट अ यंग एज। आपको देखिए, ऐसा है, सवाल को बनाना, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको बनाने से पहले एक इंट्यूटिव थिंकिंग उसकी एक इंसान के अंदर आना जरूरी होती है। इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर थिंकिंग, ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। इस पर्पस पे, इस तरह की आइडियोलॉजी पे अपन जो अभी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब आई एम ट्राइंग टू बेस इट ऑन दिस आइडियोलॉजी दैट इट शुड बिकम पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू इमेजिन एंड विजुअलाइज अ प्रॉब्लम। ओके, मतलब इसके अंदर मेरे ख्याल से प्रशांत सर वुड बी अ बेटर। प्रशांत सर, अपन जो भी अपन प्रोडक्ट ला रहे हैं या जो भी, उसमें अपन कैसे इस तरीके की चीजों को एंगेजमेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं सर? मतलब जो एक चीज है ना सर, सबसे पहले मैं एक और थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा सर। जो आपने वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बोली थी कि ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि ये जरूरी है। मैं उस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो दोस्तों, हमारे पास है ना 11th क्लास में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जैसे, और मेरी और एनवी सर की इस पे पता है एट लेंथ बात हुई है। बहुत सारे पेरेंट्स ये पछताते हैं कि यार हम कोटा जल्दी क्यों नहीं आए। बिल्कुल सही बात है, 110%। बहुत सारे जो भी अच्छे स्मार्ट पेरेंट्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि अगर वो 11वीं में आए या 13वीं में आए तो बोलते हैं यार लेट हो गए। एग्जैक्टली। जब वो यहाँ आते हैं, देखते हैं कि अच्छा यार ये कर लेते तो पहले हो जाता। बिल्कुल 110%। ये आपने भी अनुभव करा है, मैंने भी करा है, सर ने भी करा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, मतलब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है फाउंडेशन के अंदर। सो मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स एज वी स्पीक, मैं ये नंबर क्वांटिफाई कर सकता हूं, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स इन क्लास 9th and 10th आर प्रिपेयरिंग हार्डकोर फॉर जेई। और नॉन हार्डकोर जो केवल एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो लैक्स में। अब यही बच्चे जो है ना, ये आगे जाके रेस का पार्ट बनेंगे और ऐसे बच्चों के साथ कॉम्पीट करेंगे जो 10th बोर्ड में शायद 95% लाके खुश है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, अच्छी बात है, बट 95% लाके रिलेटिवली खुश है। और ये बच्चे को जब शौक मिलेगा और ये बच्चे बहुत ब्रीज से आगे जा रहे होंगे ना, तो एक अनफेयरनेस क्रिएट हो जाती है उन बच्चों के लिए जिनके पास अर्ली एक्सपोजर नहीं है। मेरे हिसाब से सर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली जिसको आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि हमने बोला कि आप जब 11th में आते हो तो आपको शौक लगता है, पर अगर आपने शौक 8, 9, 10th में नहीं ले लिया तो आपको ये शौक रिजल्ट के रूप में मिलेगा। भले आज आपके परसेंटेज 95 आई हो, और हो सकता है कि 85 वाला बच्चा आपसे आगे निकल जाए अगर उसने प्रिपरेशंस अर्ली स्टार्ट कर दिया। डरा नहीं रहे, पर बात सच्चाई है। बिल्कुल। इसके अंदर एक मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा जो बहुत अपन को समझने वाली चीज है। मैं हमेशा ये मानता हूं, सक्सेस और फेलियर बोथ ऑफ देम शुड हैपन अर्ली। करेक्ट। द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, आपके साथ में सबसे बुरी जो चीज हो सकती है वो है लेट फेलियर। करेक्ट। क्योंकि आपने बहुत एफर्ट, बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद में जिस फेलियर को अर्न करा है वो सबसे ज्यादा चुभती है। सही बात है, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम टू मेक इट अगेन अ सक्सेस। अपने आप को आप दोबारा किसी और दूसरी चीज के लिए नहीं तैयार कर पाते, आपका टाइम भी गया और अपॉर्चुनिटी भी गई। इसीलिए मतलब इट गोज इन बिजनेस आल्सो। हम ये वाली बात जानते हैं कि जिस भी चीज के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं वो जल्दी होना चाहिए, राइट? आप अगर सक्सेसफुल जल्दी हैं
यू कैन गो टू हायर। अगर आप फेलियर जल्दी है, यू नो व्हाट टू चेंज। करेक्ट वो चेंज करने के लिए जो समय आपको चाहिए, उसके लिए ये फीडबैक जरूरी है। और सर अभी गवर्नमेंट ने ना बच्चों को फ्री में परसेंटेज देकर फेलियर जो दिखाना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं तो कह रहा हूँ आपने एनटीएससी की तैयारी करी, आप सेलेक्ट नहीं भी हुए, तब भी मैं कह रहा हूँ आपको पता होगा आपने क्या गलत करा, वो गलती आप नहीं दोहराओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? मतलब मेरे साथ ये चीज हुई ना, मतलब देखो, जो मेरा ये मानना है कि जो मैं डिजर्व करता था, मेरे मेंटल एबिलिटी में पूरे नंबर थे, मैथ्स में मेरे पूरे नंबर थे, ठीक है, एनटीएससी के पेपर में, फिर भी आई एंडेड एट ऑल राजस्थान रैंक 74। ठीक है, अच्छी है, सिलेक्शन हुआ, बिकॉज इट इज नॉट अ रैंक बेस्ड एग्जाम, तो रैंक मैटर नहीं करती, दैट इज ओके। बट उस समय मुझे ऐसी काफी सारी चीजें पता चली जिसको मैंने इंप्रूव किया, और मैं ऑल स्टेट रैंक 74 से ऑल इंडिया रैंक 42 तक पहुंचा। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा पॉइंट। और सर मैं बताऊं, आपने एक बिल्कुल बढ़िया बात बोली कि पहले ही आपको देख लेना चाहिए। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल क्यों। मैं जब तैयारी शुरू करी तो मैं आज फिजिक्स का अध्यापक हूँ, ईश्वर की कृपा से काफी बच्चे मुझे पसंद भी करते हैं। मैं आपको बता दूं, पहली बार जब मैंने सर एग्जाम दिया था ना, अपने सब्जेक्टिव हुआ करते थे जी सर, मेरे 0 नंबर आए थे ओ भाई, फिजिक्स में। अच्छा, हाँ, और ये फेलियर मैंने देखा 11वीं के आखिरी आते आते, आप समझिए, तब थोड़ा सा झटका लगा, थोड़ा सा लगा कि यार अपने को और सुधरना चाहिए। तो वो जो आपने बोला ना कि यार अर्ली थोड़ा पहले आपको पता पड़ने लगे कि यार अच्छा रियलिटी ये है, जस्ट बाय गेटिंग गुड मार्क्स इनटू 10th हम एक गुडी बात में रहते हैं, एक फेरी टेल हमने बना लिया है कि हम तो अच्छा ही करेंगे, बट हमें रियलिटी चेक भी होना चाहिए। वो रियलिटी चेक आपको इन एग्जामिनेशंस के थ्रू मिलेगा। एक वो कविता है ना सर, वो असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बहुत बढ़िया, हरिवंश राय बच्चन की। बिल्कुल बिल्कुल, वो सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। खैर वो एक अलग डिबेट है। Okay. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बहुत उस कमी को देखने के लिए कम से कम आपको कुछ करने की तो आवश्यकता पड़ेगी। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती। सही बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सही बात है। और वो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और 80 आवत जात है सिल पर पड़त निशान। चीटी वाली जो कहानी है, इसी में आती है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस कविता से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। ये मैंने बचपन में बहुत, जब मैं छोटा था तब से मैंने ये वाली कविता पढ़ी है, समझी है, और इससे मेरे को ये वाली बात समझ में आई थी कि जब तक अपन किसी चीज में उतर के अपने हाथ गंदे नहीं करते, टिल वी नॉट स्टार्ट डूइंग इट, तब तक हमें पता नहीं चलता वो चीज होती कैसे है। बहुत बढ़िया। और वो फेलियर भी जरूरी है, फेलियर जरूरी है, करेक्ट। फेलियर बड़े स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए, छोटे पे हो जाना चाहिए। फेलियर छोटे पे हो जाना चाहिए। फेलियर कभी भी मेन परफॉर्मेंस में नहीं, रिहर्सल में चलेगा। सही बात, बिल्कुल। तभी तो रिहर्सल करते हैं, मतलब। तो मेरे हिसाब से जो 8 9 तो आपका दोनों का मेरे से जो मैं वो निष्कर्ष निकाल सकता हूँ ये कि 8 9 10 में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो एक रिहर्सल है, और एक अच्छी रियल चेक वाली, रियल टेस्टिंग वाली वो आपकी रिहर्सल है जो अपने को कर लेनी चाहिए। तो इसमें सर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो इसका मतलब ये है कि आपको ये सब चीजों की प्रिपरेशन करनी चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए। फेलियर सक्सेस बात की बात है। सही बात है। और मैं आपको बता दूं एकदम, जो कोटा आते हैं ना वो भी कई बार कहते हैं, जैसे मतलब मैं कोटा में आने वाला भी कई लोग कहते हैं कि गारंटी लेते हो कि सिलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। कई पेरेंट्स हमें भी आके बोलते हैं कि सर कोटा में भेज दें, आप गारंटी लेते हो सिलेक्शन की। भाई गारंटी सिलेक्शन की कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। ये तो कोई दोहराई वाली बात नहीं। पर हाँ, मैं उनको एक गारंटी लेता हूँ, और मैं जो जानता हूँ, क्योंकि हम तीनों कोटा के रहने वाले हैं और हमने बहुत बच्चों का अनुभव करा है। कोटा में आकर मैं मानता हूं कि 100 में से 15 बच्चे सेलेक्ट होते होंगे जो जेई या नीट में पहुंच पाते होंगे। सच्चाई है ये। बट मैं आपको गारंटी लिख रहा हूं सर, 90 से 95% बच्चे जीवन में सफल होते हैं, जीवन में सफल हो जाते हैं। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। यहाँ की मिट्टी में खुशबू है। पढ़ाई का माहौल मिलता है ना आपको। सर 2 5 7% कौन से भाई वो सब जगह होते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। 5 से 10% होते हैं। अब जिसने पढ़ाई नहीं करी, जो गलत काम में लग गया, या घर पे देख के नोवेल ही देख रहा है या यूट्यूब ही देख रहा है, उसका आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर ऐसे 5-7% ही हैं। बाकी 90-95% अपने जीवन में सफल होते हैं क्योंकि वो मेहनती बनते हैं। और सोचो, जिसने मेहनत करने की ठान ली 8 से 9 से 10 से, तो सोचो कैसे असफल हो सकता है। अरे मेहनत तो करना सीख गया वो रोज 12 घंटे 14 घंटे जिसने काम करना सीख लिया और दिमाग चला के। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि पत्थर तोड़ रहा है वो, उसने मेहनत करना सीखा दिमाग चला के। जो 12-14 घंटे रोज दिमाग चला सकता हो कोटा में आकर, वो कैसे असफल हो सकता है, आप मेरे को बता दीजिए। खैर मैं भावुक हो गया कोटा को लेकर, वापस अपनी बात को आके था। जब भी कोटा का नाम होता है तो बोलते हैं लोग बाग क्या भावुक हो जाते हो, पर यहीं से मिला जो भी मिला, इसलिए भावुक है। मेरे लिए तो कोटा कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी है, और सब कुछ है जो करना है यहीं के लिए करना है और आगे भी यहीं से बढ़ना है। खैर, तो अपनी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। सर आपने थोड़ा सा अपन उसकी तरफ चले गए, मैं उस सवाल पे दोबारा वापस आऊंगा, पर 2 सवाल बीच में और लेता हूं। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर है ना, मतलब मैं सही तो मैं खुद भी, अब तो खैर बहुत साल हो गए तो अपन उसको देख देख के अपन समझ गए क्या क्या करना है, पर फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि 9th का अगर बच्चा है तो 9th वाले में के बच्चे को क्या 9th में डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे जेई करनी है या नीट करनी है?
मेरा क्या इसमें व्यक्तिगत मत है, पर मैं बिना किसी राय के आपका मत जानना चाहता हूं। अब मैं यही चीज कह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है कि मेरा बहुत मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जो 9th क्लास में डिसाइड कर चुके होते हैं कि मैं IIT JEE करना है। अब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली वही बच्चे मुझसे जुड़ते हैं जो IIT JEE वाले होते हैं। और सर ऐसे बच्चे ना हजारों की तादाद में हैं। पॉइंट ये है, हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो 9th-10th क्लास के अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें तो IIT JEE करना है। अब मैंने ऐसे बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा है। ये बच्चे ना मतलब जैसे एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल मतलब, और मैं डेटा पॉइंट के साथ बोल रहा हूँ ये चीज कि एक पर्टिकुलर इंटेलेक्ट का बच्चा 9वीं में स्टार्ट करता है, एक सेम पर्टिकुलर इंटेलेक्ट का बच्चा 11th में स्टार्ट करता है, तो 9th वाले क्लास के बच्चे के पास क्योंकि ज्यादा टाइम होता है मिस्टेक्स करने का, सही बात, वो रैंक अपनी अच्छी ले आता है। और ऐसे मैं बहुत सारे बच्चे मैं देख चुका हूं डायरेक्टली। और 11th क्लास के बच्चे की रिलेटिवली मतलब अगर वो डिजर्व करता है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम 11th में स्टार्ट करके अच्छी रैंक नहीं ला सकते। मैं कह रहा हूं ला सकते हो, मगर अगर यही बच्चा 9th में स्टार्ट करता ना और बेटर लाता, तो मतलब चांसेस ज्यादा बढ़ जाते, प्रोबेबिलिटी अगर आप मैथमेटिक्स समझते हो तो जरूर बढ़ जाती। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सर मैं सवाल आप तक भी लाता हूं कि मैं अपनी राय भी इसमें जरूर दूंगा। क्या आपको लगता है बच्चे को 9th में ही अपना क्या उसका लक्ष्य है 12वीं के बाद का वो तय कर लेना चाहिए? सर फोकस तो जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस समय पे 100% पता होगा कि मेरे को भाई जीवन में क्या करना है, लेकिन रास्ता तो आपको बनाना शुरू करना ही पड़ेगा। रास्ता अगर आप उस समय नहीं बनाना शुरू करेंगे तो देखिए ऐसे नहीं है कि भाई मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं है, कभी भी ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती है। पर जिसने पहले शुरू कर लिया वो आगे रहेगा, जाहिर सी बात है। आप कैचअप कर सकते हो, पर कितनी ज्यादा मेहनत लगेगी ये आपको समझना है। सही बात, सही बात। तो एक बस इट इंक्रीजेज चांसेस, बस वो वाली चीज है। आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया बिल्कुल सही से वो बढ़ जाएगी, वो ही बढ़ जाएगी। और मेरी व्यक्तिगत राय है, आप दोनों तो फिर भी थोड़ा बहुत शायद बोला हो, थोड़ा कम दम से बोला हो, मैं आपको सही शब्दों में राजस्थानी भाषा में बोले तो ठोक बजा के बोल रहा हूँ कि भाई 9th में तय कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। मैं नहीं कह रहा हूं इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है, CA बनना है तो भी आज तय कर। और मैंने हमेशा लाइव सेशन में कहता हूं कोई बात नहीं आपको एकेडमिक्स में नहीं बनना, कोई बात नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, तो भी आज तय कर। पर अगर तेरे को इंजीनियर डॉक्टर या CA बनना है तो तैयारी आज से चालू करनी है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। मुझे कई बार ये लोग बोलते हैं सर ये काम मैंने भले अपनी पढ़ाई के दौरान सही ना कराओ, पर सर मैंने अध्यापक जीवन में काम बहुत सही कर। मैं सर फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूं। मैंने सोच लिया था फर्स्ट ईयर में, जो गलती मैंने पहले करी, मैंने सोच लिया कि फर्स्ट ईयर में कि भाई मुझे क्या बनना है। मैंने सोच लिया भाई मेरा इंटरेस्ट अध्यापक बनने में है, अपना जीवन अध्यापन के कार्य में ही लगाएंगे। तो फर्स्ट ईयर से पढ़ाना चालू कर दिया। सर मुझे बहुत फायदा हुआ। क्यों? JEE करते ही सब कुछ ताजा ताजा था। इतना बढ़िया ताजा था कि आप मतलब कुछ गया भी नहीं हुआ था, नहीं तो 5 साल का गैप आ जाता, फिर पढ़ाना चालू करता तो शायद अलग बात थी। इतना सब कुछ कनेक्टेड रहा, प्यार हो गया सब्जेक्ट। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव डन टू माय लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने बहुत अर्ली पढ़ाना चालू कर दिया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जब मैं फोर्थ ईयर में पहुंचा तो सर रियलिटी में मैं ऐसे एक्सपीरियंस टीचर्स के बराबर हो चुका था जिनको 5-6 साल पढ़ाते हुए हो गए थे, क्योंकि मैं बिल्कुल ताजा ताजा था। अगर मैं आपको सही बताऊं तो अनुभव से अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी। तो आज की एक बात में अपन लेके जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट बात, क्या जल्दी शुरुआत करनी चाहिए अभी तक जो अपन ने सीखा। हाँ, दूसरी बात क्या सीखे, क्या 9th में लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। हाँ, ये हम तीनों की तरफ से हाँ है। और जो तीनों को आप सुन रहे हो, ऐसे नहीं अपन किसी की भी बात सुन लें। आज कोई हम फुटबॉल का ज्ञान तो आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आपको गाना कैसे गाना चाहिए। हम वही ज्ञान दे रहे हैं जिसका अनुभव हमारे पास है। इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है, और जो बैठे हैं उन्हें खुद ने उस जीवन को उसको जिया है। सर मैं कुछ बच्चों के प्रश्न और लेता हूं, क्योंकि हमने पहले ही प्रश्न इकट्ठे कर रखे हैं, और सही बताएं तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न वैसे ही होते भी हैं। अगर आप लोगों को डाउट होंगे तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या सर जैसे 9th में तय कर लेना चाहिए, बात सही है। सर एक कंफ्यूजन ये रहता है कि जैसे 9th से पहले भी कई बच्चे चालू कर देते हैं 7th 8 6 7th 8। हाँ। क्या वो मतलब जैसे 9th में तो मैंने तय कर लिया मुझे क्या बनना है, बिल्कुल। मेरे हिसाब से 7th 8 के बच्चे से एक्सपेक्ट करना बेकार है। तो क्या 7th 8 के बच्चे को भी थोड़े छोटे ओलंपियाड्स देते रहने चाहिए स्कूल के साथ? सर एक्चुअली क्या हो गया है अभी, एक तो पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है अभी, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स 6th क्लास से भी स्टार्ट करवा देते हैं, 7th क्लास से भी स्टार्ट करवा देते हैं। मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल देना चाहूंगा जो 8th क्लास में इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल लेवल पे मैथमेटिक्स में सिल्वर मेडल लेके आया था 8th क्लास में। ओहो, बहुत बढ़िया। मतलब 8th क्लास में, तो उस बंदे की आप अवेयरनेस सोचो क्या रही होगी, ठीक है। और ऐसे बच्चे भी बहुत आयत में। मैं यही चीज कह रहा हूं जो सर ने बोली ना कि 5 गुना नंबर बढ़ गया, 5 गुना कंपटीशन बढ़ गया।
ये अर्ली स्टार्टर्स भी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहे हैं। तो जैसे 7th 8th में अगर मैं बोले तो कौन कौन से 2-5 ओलंपियाड के नाम बताइए तो अब एक तो देखिए प्राइवेट ओलंपियाड तो होते ही हैं, हाँ। जो मतलब SOF वगैरह के जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 8th और 9th क्लास के अंदर आपका NSCJS का एग्जामिनेशन होता है, जो गवर्नमेंट 8th में NSCJS देना चाहिए बच्चों। 8th और 9th के अंदर, मतलब ये क्लास बेस्ड एग्जाम नहीं होते, एक्चुअली एज बेस्ड होते हैं। ठीक है। फिर प्री RMO 8 से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए होता है, तो 8th 9th 10th हो गया, और NTSC आपका 9th और 10th के लिए हो गया। बिल्कुल। और बच्चों को ये चीज का ज्ञान दिया जाता है जनरली कि 6 से लेकर 8th क्लास में अगर बच्चे ने अपनी मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस कर लिया, मैथ्स के अंदर अगर उन्होंने एक डेवलप कर लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, जो रिलेटिवली नॉन रूटीन मैथमेटिक्स को मतलब सॉल्व करके किया जा सकता है, जिसके एग्जामिनेशंस भी होते हैं, NMTC एग्जाम होता है जो 6th 7th 8th तीनों क्लास के अंदर होता है। तो ऐसे एग्जामिनेशंस के अंदर मेरा मानना है कि बच्चों को बहुत अमेजिंग एक्सपोजर मिलता है। और मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऐसे बच्चों का जो 6th क्लास में इन एग्जामिनेशन के अंदर टॉप 20 रैंक डिक्लेयर होती है, टॉप 20 में आते हैं और आगे जाके मैथ्स ओलंपियाड अच्छा करते हैं, और उनके लिए मैथमेटिक्स एक ब्रीज होती है। मतलब जेई प्रिपरेशन में मेरे को याद है, जब मैं जेई प्रिपेयर कर रहा था तो बच्चों को मैथमेटिक्स का होमवर्क करने में बहुत टाइम लगता था, मेरे को लगता नहीं था। मैं क्लास के अंदर मैथमेटिक्स का होमवर्क करता था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज थी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं बताऊं आपको, एक बात बताऊं, जैसे मतलब व्यक्तिगत मेरा मानना है जी, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, तो मैं कॉमर्स लेना हो कोई बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं, पर थोड़ी बात अजीब सी लगेगी, पर अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोफेशनल फील्ड में रहना है तो थोड़ी मैथ्स ठीक होनी चाहिए। भले आप मैथ्स मत लो, पर मैथ्स जीवन में बेसिक अच्छी थोड़ी कैलकुलेशन, मैं तो कह रहा हूं आप कोई बिजनेस करोगे, कोई स्किल में भी कुछ भी करोगे, तब भी आपकी एक बेसिक मैथ्स का इक्विपमेंट जिसे अपन कहते हैं वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई आप आईटी के हिसाब से अगर नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात उतनी की जरूरत नहीं है, कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा या कोई सॉल्यूशन ऑफ रूट्स निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक मैथ्स और इंग्लिश क्यों भाई, सारा कम्युनिकेशन उस पर ग्लोबली अगर वो है तो आपकी वर्ड्स पर मिनट जो पढ़ने की रफ्तार होनी चाहिए वो आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। तो ये दो बातें जो सर ने बोली मैं उसको पकड़ के बोल रहा हूं, और व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आपको इन दोनों पे अभी से फोकस कर लेना चाहिए। तो जैसे सर ने बोला कि 6th 7th 8th में क्या मैं थोड़ा ओलंपियाड्स करने चाहिए, हाँ करने चाहिए। ये जैसे प्री स्टार्ट बोलो ना 9th 10th में, ये प्री का भी प्री स्टार्ट है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशान होकर नहीं करना पड़े। खैर मैं इससे जुड़ा एक सवाल पूछता हूं सर, जो बच्चों का भ्रम होता है और मैं उसे तोड़ना चाहता हूं, और ये पेरेंट्स का भी भ्रम है, अगर आप सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं या बाद में आप कैसे भी सुन रहे हैं, इसको रिकॉर्डेड भी सुन रहे हैं, तो सुनिए काम की बात है। बच्चे के मन में या पेरेंट्स के मन में, जैसे मेरे भी बहुत सारे जानने वाले हैं, सर के बहुत जानने वाले हैं, हमारे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है, वो बोलते हैं अरे यार बच्चे को जीने दे थोड़ा, अभी 8 9 10 में तैयारी कराने की क्या जरूरत है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, 8 9 10 में जब बच्चा तैयारी करता है, क्या उसको स्कूल के बाद बहुत पढ़ना पड़ता है, या आप NTSC के टाइम पे कितना पढ़ते थे? सर मैं तो ये बता दूं कि मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। 9th और 10th क्लास के अंदर मेरी जो कोचिंग होती थी वो दिन की 1.5 से 2 घंटे की होती थी। अच्छा ठीक। और वीक में 4 या 5 दिन ही होती थी, ठीक है। और फिर हर दूसरे या तीसरे हफ्ते टेस्ट होता था। तो मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने कभी भी 2.5 से 3 घंटे ज्यादा तो कभी नहीं दिया। और उसमें ये होता था कि मतलब कोचिंग की प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि जब समर ब्रेक्स है या फिर कोई ब्रेक्स है ना, उस समय वो खींच देते थे, क्योंकि उस समय स्कूल का असाइनमेंट नहीं होता। तो स्कूल 365 डेज में से 220 डेज चलता है, ये मतलब नॉर्म है। मतलब मैं आपसे अगर छोटे कट शॉर्ट में पूछूं तो क्या बच्चे को स्कूल के अलावा अगर वो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा है या NTSC की प्रिपरेशन कर रहा है 8 9 10 में, तो क्या उसे 6-7-8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है? नहीं, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। पॉइंट ये कि बच्चे के कुछ मतलब क्या रोज 1-2 घंटे पढ़ूं तो हो जाएगा आराम से। मतलब कुछ बच्चे के अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, वो 3-4 टारगेट ले लेते हैं, NTSC भी कर रहे हैं, प्री इतना लोड लेने की जरूरत। अब वो अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई। बट अगर आपने एक सिंपल सा NTSC का टारगेट चूज किया हुआ है, 2-3 घंटे में आराम से हो जाता है। आपका भी आप सर कितना पढ़ते थे NTSC में जब आपकी 15th रैंक आई? सर मैं स्कूल आवर्स के अलावा मेरे को नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं प्रेशर कभी नहीं लिया, और 2-3 घंटे में मेरे ख्याल से मतलब इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं करा था 10th के दौरान, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मेरे को जो याद है। और एक बहुत मतलब फैक्चुअल बात है ये जो बिल्कुल सही बोली है प्रशांत सर ने, कि आपको कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा सा अपनी वो अति महत्वाकांक्षी वाली जो बात बोले वो बिल्कुल सही बोले। यू नीड टू रियलाइज योर रिदम, करेक्ट। और आपकी वो रिदम जो है वो इनफ रहेगी, मतलब पर आपको वो बस वही है, फोकस करना है, करेक्ट गाइडेंस लेना है और एक डायरेक्शन रखना है। सही बात है। तो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं, 2-3 घंटे पढ़ना है इतना, क्योंकि आपको पढ़ाई 4-5 साल करनी है, तो इतना लोड नहीं ले लेना है कि अपन 6 महीने में ही हार जाएं कि यार ऐसा नहीं, किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं, किसी शादी में भी नहीं जा रहे हैं, कजन की फर्स्ट मैरिज है तब भी नहीं जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है अपने को। तो
पूरे घर के फंक्शंस भी एंजॉय करने हैं, खेलना भी है, पर रोज 2-3 घंटे पढ़ना है, पर हाँ स्ट्रेटेजिकली पढ़ना। स्ट्रेटेजिकली अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे अगर जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, अगर एमओपी के बारे में बोले, मेरे साथ मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में सर ज्यादा बताएंगे कैसे एंगेज करा हुआ है, मैं उसके लिए 1-2 मिनट सर को जरूर दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा सर, आपको 2 मिनट में ही बताना होगा मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि नहीं तो बच्चों को लगेगा कि अपन सिर्फ अपने लिए आए हैं, पर जरूर उसके बारे में बताएं क्योंकि अपन उससे लाभान्वित हो सकते हैं। खैर, तो जो अपन अभी तक अपन ने क्या चीज 3 सीखी, क्या जल्दी तैयारी करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। क्या 9th में सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। आपको एक्सपर्ट्स ये बात बता रहे हैं। क्या 9th 10th में, अच्छा 9th के पहले भी क्या थोड़े ओलंपियाड्स की तैयारी कर लेनी चाहिए? हाँ वो टेस्टिंग है। क्या 9th 10th में हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे 4 चीजें काम की मिल गई, मिली कि नहीं मिली? अच्छा ये भी बताया कि कौन कौन से करने चाहिए। सर मुझे स्पेसिफिकली आप थोड़ा बताएं, मैं प्रशांत सर से ज्यादा पूछना चाह रहा हूं कि 9th में और 10th में, जैसे आपने बोला अति महत्वाकांक्षी नहीं हो, मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं, अति महत्वाकांक्षी जो हो वो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करे इनसे या मेरे से, हाँ। है ना। अति महत्वाकांक्षी सर मैं तो 9th में ही सर ना बिल्कुल पता नहीं क्या क्या कर लूंगा, हाँ। तो पर जो नॉर्मल बच्चे हैं जो एक अच्छी जगह से जाना चाहते हैं, तो उनको 9th में किसकी तैयारी करनी चाहिए और 10th में किसकी करनी चाहिए? तो सबसे पहले सर मैं इसके अंदर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि मैं और लव सर, हम तीनों ने अगर 2-3 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम निकाले हैं ना, तो हमारे पास गाइडेंस बिल्कुल करेक्ट था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बच्चे क्या होता है ना कि इधर उधर भटकते रहते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, तो एक ऐसा गाइडेड मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको फॉलो बच्चा ब्लाइंडली कर सके। ये बच्चे में एक मतलब एक बच्चों के अंदर ये एक शॉर्टकमिंग भी होती है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो जैसे मैं मतलब थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने अपॉर्चुनिटी दी एमओपी के बारे में बताने में, कि एमओपी के अंदर हम लोगों ने इसी लाइन पे इसको डिजाइन किया है कि दिन में 2 घंटे के लेक्चर्स, ये तो मैक्स है, इसको प्रिपेयर करने पर और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करने पर, और जो मैंने बताया कि भाई समर ब्रेक, दिवाली ब्रेक, दुर्गा पूजा ब्रेक, इन सबको मिला के सफिशिएंट टाइम बच्चों को मिल जाएगा जिससे वो एनटीएससी निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने हमारे मतलब प्लेटफॉर्म में इनबिल्ड किया है। तो जो भी बच्चे एमओपी के बारे में जानना चाहते हैं, एमओपी के बारे में इनरोल करना चाहते हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हमें देख रहे हैं तो उनके छोटे भाई बहन है या उनके नेबर्स में भी कोई है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक अवेलेबल है मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के, जिसको आप लोग देख सकते हैं, और मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग 7 डे का जो फ्री ट्रायल है वो भी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 गो आप लोगों को इसको देना चाहिए, बिकॉज इट इज डिजाइंड बाय एक्सपर्ट्स, और इसमें बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स है। जो टॉप मोस्ट ऑफलाइन टीचर्स रह चुके हैं उनके लेक्चर्स हैं, एनिमेटेड लेक्चर्स हैं अमेजिंग, जो एंगेजमेंट की सर आप बात कर रहे थे, लव सर ने भी एंगेजमेंट के बारे में बताई। पीरियोडिक टेस्टिंग है, हम लोग को पता कैसे चलता है कि यार हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, बाय पीरियोडिक टेस्टिंग। और रिविजन मैकेनिज्म्स हैं बाय दोज पीपल हु हैव क्रिएटेड मोर देन 10,000 सक्सेस स्टोरीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, और हम लोग भी वो तभी कर पाए जब हमारे पास एक करेक्ट गाइडेंस थी और एक ट्रस्ट था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 9th क्लास के अंदर मेरे हिसाब से प्री आरएमओ एक बहुत ही अमेजिंग टारगेट है। प्री आरएमओ आप लोगों को जेई जो है ना केक वॉक लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो जेई मेन का पेपर्स 40 to 45 मिनट में सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स का, मैथ्स का पेपर मतलब काफी लेंदी आता है जेई मेन के अंदर, मगर 40-45 मिनट में तो उनको ऐसी ऐसी ट्रिक्स पता होती है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हैक्स पता होते हैं कि 40-45 मिनट में मैंने सॉल्व करते हुए देखा है। 10th क्लास के अंदर एनटीएससी और बोर्ड्स मेरे हिसाब से तो मतलब कंपलसरी। 10th में एनटीएससी और बोर्ड्स, हाँ, और 9th में आईजेएसओ और प्री आरएमओ। बिल्कुल। और सर मेरा इसमें एक कंजेक्चर है, मतलब मेरा एक थॉट प्रोसेस है। जैसे एनसीईआरटी और सीबीएसई है, ये बहुत पुराने दोस्त हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई, बिल्कुल, हाँ, है ना। एनसीईआरटी एनटीएससी कंडक्ट कराता है, बिल्कुल सही बात। सीबीएसई 10 बोर्ड कंडक्ट कराता है, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी सिलेबस रखता है 9-10 सीबीएसई, सीबीएसई बुक रेफर करता है एनसीईआरटी। तो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी के परामर्श के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी एनटीएससी का एग्जाम नवंबर में कराती है, उन्होंने बोर्ड 1 को ऑब्जेक्टिव कर दिया। बोर्ड 1 ऑब्जेक्टिव होने के पीछे एक रीजनिंग दिखती है। ये इस पे बोर्ड 1 पे ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। हाँ। अगर टीम ने नहीं डाला है तो डाल दें। ये अभी हमने 3-4 दिन पहले लाइव करा था, जरूर सुनना। हाँ। बोर्ड को लेके भी हमने एक लाइव करा था, उसे जरूर सुनना पक्के से। हाँ। काम की बात है। खैर सर आप कह रहे तो कनेक्टेड है। और मैं एक बात और आपको बता दूं जो मैं इनके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप 9th का सिलेबस आप देखेंगे वो एक्जैक्टली 11th है। 9th के चैप्टर 11th में आते हैं और 10th के चैप्टर 12th में आते हैं। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको 9th में ही 11th
लगभग कंप्लीट कर देते हैं और 10th में ही उनको 12th कंडक्ट करते हैं, जो बच्चे हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ऐसे बच्चे केवीपीवाई फोड़ते हैं, ये भी बता दूंगा। केवीपीवाई करते हैं। केवीपीवाई आप जानते होंगे बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है जो आपको 11th 12th में देना होगा, एसएक्स और एसबी के नाम से। तो वो अपन उसको आगे और अच्छे से उसको दे सकते हैं। तो अपन ने फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या बात सीखी। जल्दी तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। 9th में क्या सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। क्या बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप अपनी मौज मस्ती के साथ उसको कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और कौन से एग्जामिनेशन करने चाहिए सर ने बताया। 9th में सर ने बोला कौन कौन से आईजेएसओ और प्रीआरएमओ की तरफ अपन फोकस करें, 10th में अपन एनसीईआरटी और एनटीएससी की तरफ अपन फोकस करें, और वो अलाइंड है। और वो क्या है, अलाइंड है। और मेरे हिसाब से सर कुछ बोल रहे हैं सर। एक और चीज, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर हम लोग का कौन सा जो प्रोग्राम है वो ऑप्ट करना चाहिए, जो भी 9th और 10th क्लास के बच्चे सुन रहे हैं। एनटीएससी प्रो हम लोग का प्रोग्राम है जो आपको ऐप पे दिखेगा। जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास 9, उसके बाद आप लोगों को वो प्रोडक्ट दिख जाएगा, उसको आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बच्चे हैं, फिर मैं आपको कह रहा हूं हम कोई प्रोडक्ट पिच करने यहाँ पे नहीं आए, पर आप एक बार एक्सप्लोर करें 7 डेज के ट्रायल को। बहुत अच्छे आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाए हैं एनिमेटेड, ताकि बच्चे का एंगेजमेंट क्रिएट हो सके। और जैसे बच्चे ने बोला आप 2 घंटे ऐप पे दीजिए, और आप अगर कंसिस्टेंटली 8, 9, 10 में वो देते हैं तो आपका रिजल्ट इंप्रूव होने के चांसेस, अगर आपने कंसिस्टेंटली दिए, मैं व्यक्तिगत रूप से गारंटी ले रहा हूं कि आपका रिजल्ट अगर यहां आना था तो आपका रिजल्ट इससे 3 गुना अच्छा आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको कह रहे हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, तो कर्म करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। खैर सर एक और चीज, मतलब ये क्या है मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे दिल से बहुत जुड़ी हुई चीज है। मतलब बच्चे मेरे को पता बहुत बार ये चीज बोलते हैं कि सर मतलब मोशन की जो लर्निंग ऐप है वो सर किस तरह से वर्क करेगी, वो इतनी पॉपुलर नहीं है। मतलब वो सर एक्चुअली बहुत पॉपुलर है, उसके जो मतलब डाउनलोड्स है 50,000 से भी ज्यादा है। अच्छा, मतलब बच्चों को ये चीज क्या पता नहीं होती। तो मैं इस मंच और देखिए मैं आपको बताऊं सर, हम अध्यापक हैं जो भी मंच से हमें सुन रहे हैं, हम कोई सेल्स वाले नहीं हैं, तो डाउनलोड से कम हम ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। हम क्या अध्यापक है और कोटा में रहते हैं, तो कोटा इज अ मार्केट अबाउट शिक्षा, इट इज नॉट अबाउट सेल्स, it is not about hardcore technology. We are the people, those who love to integrate education with the technology. तो हमारे लिए अच्छी चीज, अच्छा कंटेंट परोसना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़कर बच्चा सिलेक्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक हमने वही कमाया है और वही हम जानते हैं, हमारी पहचान भी वही है। तो खैर वो कंटेंट तो बहुत अच्छा है, आप उसको लेकर निश्चित रहिए। पहली बात देखिए, मैं तो कह रहा हूं जज करना ना, क्या बुराई है, कहीं और का अच्छा हो तो कहीं और का लेंगे, पर जज करिए अच्छे से, कोई समस्या वाली बात नहीं है, है ना। पर मेरा भी आज का ये जो आज का मंथन है वो ये कि भाई तैयारी शुरुआत करनी है भाई, उसमें डिले नहीं करना। बाकी परखें, पहले मन तो बनाए कि नहीं मुझे तैयारी करनी है और करनी चाहिए। खैर, और मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें अपन ने कर ली। सर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, इंटरेस्ट क्रिएट करने का जो एक सवाल जो हमने सोचा, जो बच्चे पूछ रहे हैं हमसे, वो है कि सर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। देखो इंटरेस्ट मेरे हिसाब से पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जो हमेशा कहता हूँ कि इंटरेस्ट आता है जब हम सपना देखते हैं। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि फेसबुक पे अगर आपको, अच्छा फेसबुक के लिए अगर आपको कभी भी, चाहे स्पेशली गर्ल्स और महिलाओं के लिए कह रहा हूँ आपको, है ना, कि भाई उनको अगर फेसबुक पे अच्छा फोटो डालना तो बढ़िया तैयार होंगी, पूरा दिन लगाएगा, पूरा काम करेंगे, फोटो डालेंगे और लाइक्स आएंगे। तो हमारा आउटकम अच्छा दिखना नहीं था, हमारा आउटकम था लाइक्स लाना, अपने आप को अप्रिशिएटेड फील करना, यस और नो, है ना। तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं, बहुत कहीं से कपड़े लाएंगे, ये करेंगे, प्रेस करेंगे, जूते पॉलिश करेंगे, या किसी बाहर की लोकेशन पे जाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैं कह रहा हूं एक अच्छी डिग्री, आज देखिए ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 42, आईआईटी सिलेक्टेड में, बीच में बहुत सारी चीजें। सोचिए हमें अगर एक बार हमारे साथ आईआईटी का तमगा लग गया या डॉक्टरी का तमगा जिनके पास लग गया, उन्हें जीवन भर वो एप्रिसिएशन मिलता है। हाँ। आप सोच के देखिए, तो जिस चीज के एप्रिसिएशन के लिए हम 2 दिन मेहनत कर सकते हैं, उसके लिए पूरे जीवन भर जिससे एप्रिसिएशन मिलेगा। आज सोचिए 21 साल पहले उन्होंने पढ़ाई करी थी, जिसका प्रतिफल, जिसका हुनर और जिसकी एप्रिसिएशन ये आज भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं और मैं भी ले रहा हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जिस चीज का एप्रिसिएशन जीवन भर मिलने वाला है, जिसका फायदा जीवन भर मिलने वाला है, क्या हमको उसकी तैयारी आज से शुरुआत नहीं कर देनी चाहिए, करनी चाहिए। अच्छा, सपना देखोगे ना तो डिस्ट्रैक्शंस हटते जाएंगे। तो समटाइम्स इफ यू हैव टू फोकस लाइक अ एरो, राइट, जब एरो की तरह हमारे अगर जाना है, बिल्कुल एकदम तीर की तरह फोकस की तरफ जाना है, तो आपको रियलिटी में डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे। डिस्ट्रैक्शन कब हटेंगे, जब सिर्फ सपना दिखता रहेगा। सपना क्या होगा कि अच्छा मैं डॉक्टर बन गया, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, और 8वीं में तो भी सोचो मैं डॉक्टर बन गया हूं, अब मैं जो है मेरा अखबार में छपा कि मरते हुए आदमी को इसने बचा लिया। सोचिए ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी अर्निंग होगी, और इंसानियत के लिए आपको बहुत अच्छा काम भी होगा। जिन इंजीनियर्स ने, जिन लोगों ने गूगल बनाया, उन्होंने इंसानियत को भी बहुत कुछ दिया। मैं गूगल का नाम इसलिए बहुत लेता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को आसान करा, बहुत ज्यादा हमारे जीवन को बहुत आसान करा उन्होंने।
इस मंच के माध्यम से मैं अप्रिशिएट करता हूं, मेरे लिए वो आइडियल है। क्यों? क्योंकि भैया आप सोच के देखिए उन्होंने क्या चीज जनरेट कर दी। किसी से पैसा नहीं ले रहे, शिक्षा को भी हम ऐसे स्तर पे ले जाना चाहते हैं, किसी से पैसे नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मॉडल क्रिएट कर दिया कि सबको ज्ञान मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, आने जाने की सुविधाएं बहुत है। खैर मैं अपनी बात से भटक गया, तो खैर इसमें प्रशांत सर कुछ कहना चाह रहे थे तो जरूर कहें। तो मैं ये चीज कह रहा था अभी, मतलब सर 2-3 बच्चों का ये चीज का डाउट, मतलब ये चीज का आ रहा था, क्योंकि मतलब ये इस प्रोडक्ट के पीछे मैं सबसे ज्यादा हूं, तो बच्चे बोल रहे थे सर कि मेंटरशिप अवेलेबल है क्या। अब देखिए मतलब जैसे ये जो एग्जामिनेशन है ना, मैं इसको कोचिंग से रिलेट करता हूँ। कोचिंग क्या होती है कि जब बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज जीता, इनके पीछे एक कोचिंग इन्वॉल्व थी। ठीक है, हाँ सही बात है, एक मेंटर्स इन्वॉल्व, हाँ एक कोचिंग इन्वॉल्व थी। मतलब देखिए आप इस चीज को समझिए कि कोचिंग क्या होती है ना, कोचिंग आपको करिकुलम देती है। ट्यूशन आपके पापों को धोते हैं। ट्यूशन और कोचिंग में डिफरेंस होता है। हाँ, ट्यूशन और कोचिंग में डिफरेंस होता है भाई। जैसे पुलेला गोपीचंद है, उनको साइना नेहवाल ने नहीं बोला कि यार आप मेरे को जिम कराइए, गोपीचंद ने बोला कि आपको इस सुबह 6 बजे उठना है, ये करना है। बिल्कुल सेम कहानी माइकल फेल्प्स के साथ है। बिल्कुल, पूरे टाइम कोच रहता है उनके साथ। आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, माइकल फेल्प्स जिन्होंने इतने गोल्ड मेडल लाए, पूरे टाइम 24 आवर्स उनका कोच उनके साथ रहता है। बिल्कुल। इसमें सर मेरे को एक वो भी याद आती है चीज, उसेन बोल्ट। बिल्कुल करेक्ट। उनसे तेज दुनिया में कोई नहीं है। जो इंसान दुनिया का सबसे तेज है, उसे कोच की क्या आवश्यकता है? क्या उसका कोच उसे तेज दौड़ सकता है? सही बात है। Yes, बिल्कुल सही बात है। Then why do we have a coach? Why do we have coaching? And why do we have mentorship? ये इसलिए होती है मेंटरशिप सर, बिकॉज इट इज देन अटेम्प्ट, ये कोशिश है आपके अंदर का बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने की। करेक्ट, वेल सेड। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई मेरे को ज्ञान कितना मिल रहा है, मैं वो जो ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ उससे मैं खुद क्या कर सकता हूँ, अपनी क्षमता को सबसे ऊपर ले जाने का काम ये कोचिंग करती है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इसे कोचिंग कहते हैं। इसीलिए इसको कोचिंग कहते हैं। और मतलब ये होता है, मोशन लर्निंग ऐप है ना, मोशन लर्निंग ऐप से ज्यादा जो हमारा ध्येय है ना, वो है मोशन सिलेक्शन ऐप। बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग सीधा वर्क करते हैं सिलेक्शन पे। हमारा काम है, हमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के बारे में हम दिन रात सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा। आज सर मैं आज की बात बताना चाहूंगा। आज हम लोगों ने बैठकर 2 घंटे ये चीज डिस्कशन की कि 15 सितंबर तक हम एनटीएससी, एनएसजीएस, पीआरएम का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर 1 महीने तक बच्चों को सुबह से शाम तक का करिकुलम देंगे कि जिससे बच्चे रिवाइज करें। हम लोगों ने ये चीज सोची कि कब कब छुट्टी आएगी, वेस्ट बंगाल में कब छुट्टी आएगी, बिहार में कब छुट्टी आएगी, छठ की छुट्टी आती है, उसके बाद एग्जाम होगा, उस दिन बिहार का बच्चा क्या करेगा, वेस्ट बंगाल का बच्चा क्या करेगा। अब आप ये सब चीजों को हम लोग इस लेवल के मेंटरशिप आपको मिलेगी तो आपका ध्यान इसमें नहीं होगा कि मुझे स्ट्रेटजी बनानी है, मेरा कोर्स कब खत्म होगा, मुझे टाइम से मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब काम आपके मेंटर्स करेंगे। क्या पढ़ना चाहिए, जो ठोकर हमने खाई या हमने देखा बहुत सारे बच्चों ने कैसे कैसे ठोकर खाई, वो ठोकर खाने से हम आपको बचाएंगे। एग्जैक्टली। कुछ एक आध सवाल और हो तो लेते हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत लंबा सेशन हो चुका है। हमने सोचा था 20-25 मिनट आएंगे, पर बहुत अच्छा सेशन रहा और मजा आ रहा है एकदम। तो वैसे काफी सारे सवाल अपन ले सकते हैं। कैन आई टेक अ सेकंड ड्रॉप? बेटा वैसे ड्रॉप के लिए सेशन नहीं है, बट फिर भी मैं बोल दूं, मैं तो 12th पास हूं। अगर आपने अभी तक गलती करी, आपने तैयारी नहीं करी थी, कोई बात नहीं, ड्रॉप लीजिए। मैं अपने जीवन का एक और अच्छा डिसीजन मानता हूँ। 11वीं नहीं पढ़ाई करी, ठीक है, हालांकि ये सेशन अलग है, पर अगर डिले भी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम दौड़ना कभी भी चालू नहीं करेंगे। अब तो मैं लेट हो गया, अब क्यों दौड़ूं? अरे कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, कभी तो मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। हाँ, वो टाइम था मैंने लेट स्टार्ट करा, पर क्या मैं उसके बाद निरंतर दौड़ता रहा व्यक्तिगत रूप से? हाँ। तो अगर आपने 11-12 ध्यान से तैयारी नहीं करी या थोड़ी ज्यादा मस्ती मार ली, कोई बात नहीं, गिल्ट मत करिए उस बात का। जो निकल गया कहते हैं उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जो आगे हाथ में है उसके लिए मेहनत करिए। ये सोच के कि मेरा समय निकल गया, ऐसा कोई भी नहीं आदमी जीत पाता। अगर आपने आज ठान लिया कि मैं करके बताऊंगा, तो सेलेक्ट हो जाओगे तो कुछ ना कुछ जीवन में जरूर अच्छा करोगे। ऐसा नहीं है क्या? अच्छा, मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे आईटीएन से डॉक्टर्स ही सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके बिना भी सक्सेसफुल है, पर उनमें और हम में और सब में एक बात कॉमन है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन। मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ये 2 चीजें अगर आप में रही, डिसिप्लिन किस बात का? हार्ड वर्क का, वो सी सेकेंडरी चीज है, पर मोटिवेशन और डिसिप्लिन हर सक्सेसफुल आदमी में कॉमन है। ये दोनों गुण आप में होने चाहिए। खैर मेरे हिसाब से आप कुछ और कहना चाहते हो तो, नहीं तो विदा लेते हैं अपन बच्चों से। सर मैं बस इसमें यही, मैंने एक जगह पे कहीं पे पढ़ा था, किसी बच्चे ने बोला था कि सर मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ पर मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो इसमें सर वो आजकल एक आता है ना कि म्यूचुअल फंड सही है लेकिन एडवाइजर जरूरी है। ये वही वाली स्थिति है कि आप कर सब कुछ रहे हैं पर किस तरफ जा रहे हैं। सही बात, सही। देखिए आप चल रहे हैं लेकिन अगर दिशा सही नहीं है तो आप वहां तो पहुंचेंगे नहीं जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। सही बात, सही। सो इसलिए मैं कहूंगा मेंटरशिप जरूरी है, दिशा जरूरी है बेटा,
और ये वैसा और सर ने बहुत सही बात बोली, ये वैसी बात हो सकती नहीं, बहुत बड़ी चट्टान है, आपने उसको बोला कि भाई इसको तोड़ दो, तो एक आदमी उसने 10 हथौड़े मारे 100 जगह, क्या फायदा हुआ? एक ही जगह 100 बार हथौड़े मार लेता तो पत्थर टूट जाता। तो आप हो सकता है ये आपको मेंटोर बताएगा। जो एग्जांपल हम कहते हैं, जो गोल्फ वाली कहानी भी मैं कई बार सुनाता हूँ, खैर उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। तो आप बहुत सारे ऐसे हमारे लेक्चर्स भी जिनको देखिए, पर मेरे हिसाब से सर की बात से मैं इससे सहमत हूँ कि आपको एक मेंटोर की आवश्यकता है। आप हो सकता है बहुत छोटी सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके नंबर में बहुत डिफरेंस आ रहा हो। अगर मेहनत कर रहे हो तो याद रखना पहली सीढ़ी मेहनत है, पर अगर नंबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब कोई छोटी सी मिस्टेक है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें आपकी मदद आपका मेंटोर कर सकता है, उसके पास भी आप ढंग से जाइए। ऐसे नहीं जैसे आप डॉक्टर के पास चले जाओ, सर मैं बीमार हूं, अब वो आपको इलाज थोड़ी कर सकता है। आपको बताना पड़ेगा सर मेरे पेट में दर्द है, जलन हो रही है, कि सर मुझे चुभ रहा है, कि सर इधर की तरफ दर्द है, लेफ्ट में दर्द है, राइट में दर्द है। आपको टीचर को जाके बताना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सर मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो आप अपने मेंटर के पास जाइए, सर मुझे ये तकलीफ है, यहां मैं गड़बड़ करता हूं, तो आपको सही समाधान देगा। खैर मेरे हिसाब से विदा लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबा सेशन रहा, और सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद क्या, बहुत शानदार। हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए निरंतर करते रहेंगे। कोटा का व्यक्तिगत रूप से हम तीनों कोटा के ही हैं, इसी धरती से पले बड़े हैं, और हम बता दें कोटा की खुशबू ही अलग है। तो यहाँ से जो भी तैयारी हो रही है, अगर आप ऑनलाइन से भी कर रहे हैं तो जरूर करिए। जो भी 6 to 10 के बच्चे हैं वो जरूर जल्दी से जल्दी तैयारी करिए। और हमारे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव सर का फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं। लव सर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके जितने भी आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब आप देख रहे होते हैं। प्रशांत सर हेड हैं जो कि 6 to 10 डिवीजन है। मैं नितिन विजय कई वर्षों से फिजिक्स का अध्यापक हूं, मोशन में मैं फाउंडर भी हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। सौभाग्य मिला कोटा की धरती से पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। और सभी अभिभावकगणों का, बच्चों का, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो इतना प्रेम बनाए रखते हैं, कभी कभी बहुत खुशी मिलती है। ईश्वर का भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पाया है वो आप ही की वजह से पाया। और हम जो कुछ गाते हैं कि गुरु आप ही की कृपा से सब काम हो रहे हैं, है ना, हम गाते हैं, मन की बात है, तो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। तो सब काम हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, और हमारे बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे लिए उन्हीं का ये यज्ञ है, मेहनत करना, हम उसे यज्ञ के रूप में देखते हैं। खैर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जी मतलब एक चीज एक्चुअली, मतलब मेरी बारी नहीं आ रही थी, क्योंकि मतलब सर के साथ ये चीज है, मतलब फ्लुएंटली बोलते तो बिल्कुल दम एक्सप्रेस की तरह। तो दोस्तों देखिए, आप लोग के बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम लोगों को इन वीडियोस के बारे में जनरली पता नहीं चल पाता, और बच्चों को बहुत अमेजिंग लगा सर ये सेशन। तो यार प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, इन वीडियोस की एक्नॉलेजमेंट या फिर नोटिफिकेशन आपको तब आएगी जब आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे। इसमें 2 चैनल है हमारे, एक तो मोशन एजुकेशन वाला और एक जो 6 to 10 है। मोशन फाउंडेशन में जरूर ले लें, क्योंकि सारे ऐसे लाइव सेशन या लेक्चर्स आपको मोशन एजुकेशन के मेन चैनल पे नहीं मिलेंगे, फाउंडेशन चैनल पे अलग है। दोनों आप सब्सक्राइब करिए अगर आप 6 to 10 के हैं तो मोशन फाउंडेशन पे जरूर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आई होप आप लोगों को सर सेशन बहुत अच्छा लगा। सर अब आपकी जो क्लोजिंग लाइन है। बिल्कुल क्लोजिंग लाइन हो गई है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम बनाए रखने के लिए साथ बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। किससे लड़ते रहे? भाई बहन, रक्षाबंधन आने वाला है भैया, लड़ लो, पर उनसे अच्छा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। रक्षाबंधन के पर्व की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का लड़ना आवश्यक है, इसीलिए कह रहा हूं, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।